आप पार्ट 1 पार्ट 2 में आप देख चुके हैं यूट्यूब के थ्रू या ऑफलाइन के थ्रू कि कैसे संसद के हम स्ट्रक्चर को ओपन किए थे। ओपन किए मतलब उसकी गहराई को, उसका पहले इंट्रोडक्शन दिए, फिर उसके डीपनेस में आए, पहले उसके पार्ट्स को सीखें, फिर आपको ये बताया गया कि भाग क्या होते हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं, अनुसूची क्या होते हैं। तो आज उस ओवरव्यू को आज थोड़ा डीपली सीखेंगे। आज हम लोग आज थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा। इसमें आप लोग जानेंगे कि लोकसभा कैसे काम कर रही है, राज्यसभा कैसे काम कर रही है, राष्ट्रपति कैसे काम करते हैं और किस किस आर्टिकल्स के थ्रू वो कार्य करते हैं। ठीक है, और ये सीटों का बंटवारा कैसे होता है, इनका इलेक्शन कैसे होते हैं, इसमें निर्वाचन आयोग की क्या भूमिकाएँ हैं, ये सारे चीज़ों को आपको बताया जाएगा। क्लियर? तो आराम से सुनिए और कहीं कोई दिक्कत होगी तो लास्ट में उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो संसद भवन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला आपका आ रहा है राष्ट्रपति। ठीक है, अब वो जो पहले क्लासेस में जो आपको बताया गया था दादाजी, पापा जी, मम्मी जी, वो ही है। ठीक है, लेकिन आज वो सारे वर्ड का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब जो कहा जाता है जो ऑफिशियली वर्ड है, जिसके लिए जो साइंटिफिकली या ऑफिशियली जो वर्किंग वर्ड है, उसका हम लोग यूज़ करेंगे आज के दिन में। क्लियर है? क्योंकि वो हमको समझाना था, वो आपके माइंड में ऑटोमेटिक चला गया है। तो आज ये काम करना है कि आपको मेन चीज़ को बताना है। ठीक है, चलिए आते हैं। तो राष्ट्रपति, पहला वर्ड किसके लिए आ रहा है? राष्ट्रपति के लिए। तो राष्ट्रपति को काफ़ी सारे अधिकार होंगे। राष्ट्रपति का आपका तो क्वालिफिकेशन आपको बता दिए थे। ठीक है, आज आपको भाग अनुच्छेद, जहाँ पे अनुच्छेद आएगा वो अनुच्छेद को बताया जाएगा, जहाँ पे भाग आएगा जहाँ वहाँ पे भाग को बताया जाएगा, और कहीं कहीं संशोधन को भी यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आइए आते हैं राष्ट्रपति के साथ। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और उसको बनने के लिए एज क्या चाहिए? 35 ईयर्स। इतना ही जान रहे थे? अब इसके आगे सुनते हैं। राष्ट्रपति का जो पूरा का पूरा काम है या वर्क है, उसको अनुच्छेद के थ्रू बांटा गया है। ठीक है, जस्ट लाइक आर्टिकल अगर 52 का बात कीजिएगा तो यहाँ से इनका जर्नी स्टार्ट होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के होने की या राष्ट्रपति की परिभाषा दी गई है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आर्टिकल चलता जाएगा। 53 में इनको अधिकार है। ठीक है, 54 में निर्वाचन है, इसी टाइप से 59 में 60 में इनको आपको शपथ है। तो इसी टाइप करके बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, लेकिन आपको हम वो आर्टिकल्स फिलहाल बताना चाह रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो जनरली जो वनडे एग्जाम है उसमें काफ़ी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। बस उतना ही बताएंगे। क्लियर? और अगर उनके अलावा और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप फिर ले सकते हैं। क्लियर है? देखिए, तो आपके लिए जो आर्टिकल्स हम कुछ बताना चाह रहे हैं तो वो आप सुन लीजिए। आर्टिकल 54, इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, इसके ऊपर है। फिर आर्टिकल 60 आइए, इसमें आएगा आपको शपथ। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ। फिर एक आर्टिकल आता है 72। ठीक है, इसमें कहा गया है कि क्षमादान की शक्ति। क्षमादान का मतलब समझ रहे हैं क्या? राष्ट्रपति को ये पावर है, जब हाई कोर्ट या उससे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को किसी टाइप का क्राइम के कारण उसको कोई पेनिश करती है, चाहे वो सजाए मौत दे या उम्र कैद की सज़ा दे, तो जिनको ये सज़ा मिला है वो अगर जाके राष्ट्रपति के पास आवेदन करता है कि मेरी सज़ा को माफ़ किया जाए, हम बीमार हैं या फिर और भी कोई प्रॉब्लम है, या फिर हम नए राह को, उस गलत रास्ते को छोड़ के नए रास्ते में आना चाहते हैं, हमको एक सुधरने का मौका दें, तो राष्ट्रपति को अगर लगेगा तो सर्वोच्च न्यायालय के वो दिए गए जो दंड हैं उसको भी वो कम कर सकता है। हटा पूरा का पूरा नहीं सकता है, कम करने का अधिकार है। जैसे अगर सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई व्यक्ति है, जैसे निर्भया केस, नाम सुने हैं? निर्भया केस याद है? उसमें एक रेप पीड़िता का किया गया था निर्भया केस में। तो उसमें क्या हुआ था, 4 लोगों को फांसी की सज़ा हो गई थी। तो उसके लिए वो जा गया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास वो आवेदन किया, लेकिन वो इतना बड़ा क्राइम था और इसके लिए बहुत पूरे भारत में इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लास्ट में उसके आवेदन को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया और लास्ट में फिर वो 4 को फांसी दे दी गई। तो किस आर्टिकल्स के तहत उसको भेजा गया था? 72 के तहत। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
अब थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं, पहले यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स है इसको बता देते हैं, जैसे कि संसद, ठीक है, तो संसद की परिभाषा किस आर्टिकल्स में आएगी, ठीक है, तो एक छोटा सा वर्ड लिख रहे हैं सरल, क्या हो गया, सरल, तो सरल में आपका ये तीनों आर्टिकल, सरल, सरल में तीनों आर्टिकल्स आपका आ जाएगा, ठीक है, स से संसद 79, र से राज्यसभा 80 और ल से लोकसभा 81, तो 3 आर्टिकल्स आपको यहां मिल गए, सरल, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। अब आते हैं क्षमा देन की शक्ति 72, अब एक वो इनको मिलता है अध्यादेश, अध्यादेश आर्टिकल मिलता है 1, 2, 3 में। अब अध्यादेश का मतलब क्या समझते हैं, अध्यादेश का मतलब किन्हीं को कोई पता है, आइडिया है अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, जब लोकसभा अपना काम नहीं कर रही है, लोकसभा का विघटन हो गया, भारत में आपातकाल की स्थिति आ गई, आपातकाल चल रहा है, तो भारत में कुछ कानून तो चलना होगा ना। ये दादाजी अभी तो है, मान लो कि पापा जी एक्सपायर कर गए या कहीं चले गए, तो देश को तो चलाना है, फैमिली को चलाना है कि नहीं चलाना है, तो उसके लिए कुछ कानून चलेगा कि नहीं चलेगा, उसी कानून को क्या नाम दिया गया, अध्यादेश, जिसका एक टाइम होता है, 6 सप्ताह का इसका टाइम होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब पापा जी आते हैं यानी कि लोकसभा फिर जब रिटर्न आता है तो वो क्या चलाएं उस चीज़ को वो देखता है, अगर वो लीगल है तो उसको आगे के लिए वो बढ़ा देता है, नहीं तो फिर उसको बंद करके अपने हिसाब से वो फिर कानून को लागू करते हैं। तो यहाँ तो कोई दिक्कत। एक आता है आर्टिकल 143, आई लव यू, बोल सकते हैं आई लव यू, क्यों बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वो वाला आई लव यू नहीं, ये वाला आई लव यू 143। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 143 का मतलब क्या है, किन्हीं को कुछ पता है? इसमें है परामर्श लेने की शक्ति है। अब परामर्श क्या होता है सुनिए, भारत का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है, कानून अधिकारी कौन होता है, पता है? नहीं, उनसे ही बड़ा कोई होता है, उसको महान्यायवादी कहा जाता है, ठीक है, महान्यायवादी होते हैं, वो सबसे बड़े मतलब न्याय के अधिकारी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सर्वोच्च न्यायालय और उसके बाद आते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि अब दादाजी ज़्यादा सारा चीज़ दादाजी ही जानकारी रखेंगे, डिपार्टमेंट क्यों अलग अलग बनाया गया, इसीलिए ना बनाया गया। तो जो कानून के न्याय के हैं उसके अलग अलग डिपार्ट हैं, लेकिन हेड कौन है, सुप्रीम कौन है, दादाजी है, यानी राष्ट्रपति है। तो कभी भी किसी टाइप का दिक्कत होगा, कभी भी कोई समस्या होगा या कुछ जानकारी लेना होगा, तो ये जानकारी किससे ले सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बेटा जो है दादा का बात सुनता है, नहीं सुनता है, कभी कभी उसके अगेंस्ट में रहता है। तो अब इसको समझाने के लिए कुछ अपना भी तो कानून अपनाना पड़ता है, उसी कानून को क्या नाम दिया गया, परामर्श। और यही परामर्श क्या है, तो ये परामर्श ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, लेकिन मानना इसके ऊपर ये नहीं कि उसको बोल दिया है, बता दिया तो उसको करना ही है, इम्प्लीमेंट करना है, नहीं करना किसका अधिकार है। तो आर्टिकल 54, 60, 72, 123, 143 यहाँ तक समझ आया कि नहीं को, कोई दिक्कत है? अब थोड़ा सा आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करें, अब आगे आते हैं। अब देखिए, अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ये चीज़ पहला क्वेश्चन होना चाहिए था। अब देखिए, भारत में निर्वाचन 2 तरीके से होते हैं, भारत में क्या है, पूरे विश्व में। एक को बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और एक को बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में कोई अंतर बताएंगे क्या होता है? प्रत्यक्ष बोलने से मतलब जिस अभी चुनाव, किसी का चुनाव करते समय अगर किसी एक की ही मतलब परामर्श से होता है। देखिए बताते हैं क्या होता है। देखिए, भारत में जितना ही मैक्सिमम इलेक्शन होते हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के थ्रू होते हैं। अब अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या होता है, समझिएगा ज़रा बात को बढ़िया से। अब जो भी सांसद हैं यानी कि एमपी और एमएलए, एमपी का मतलब जानते हैं क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो यहाँ पे बैठता है लोकसभा में, और एक होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो बैठता है राज्य में विधानसभा में, समझ रहे हैं ना, जो यानी कि ये यहाँ पे एमएलए मुख्यमंत्री का दावेदार हो गया और यहाँ पे एमपी प्रधानमंत्री का दावेदार हो गया। तो ये लोग का जो इलेक्शन होता है, हम ही लोग में से कोई आदमी खड़ा होते हैं कि नहीं होते हैं।
तो उनका इलेक्शन होता है कैसे, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू आपको बताते हैं। देखिए, आप मान लीजिए किन्हीं को वोट दे रहे हैं, तो क्या उनको आप दिखा के वोट दे रहे हैं क्या? आप अपना वोट जा रहे हैं, अपना कीमती वोट को आप जाके, अभी वीवीपैट का यूज हो रहा है, ठीक है, ईवीएम मशीन, जो आप लोग मशीन पे जो वोट करते हैं उसको बोलते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, उसमें आप लोग वोट देते हैं। और वीवीपैट के थ्रू आजकल डिजिटल हो गया, आपको दिखता होगा एक पर्चा निकलता है, ठीक है, तो उसमें दिखाता है कि आप किस मार्का को वोट दिए हैं, बीजेपी को दिए हैं, कांग्रेस को दिए हैं, ये वीवीपैट बोलते हैं। कभी इसका हिस्ट्री बताएंगे आपको। तो होता क्या है, पहले ये चीज़ को जानिए। तो आप प्रत्यक्ष का मतलब ये हो गया, हम दिए लेकिन हमारे सामने नहीं, उसका काउंटिंग अलग से हुआ और उसके थ्रू उसका प्रतिनिधित्व कोई और किया। समझ रहे हैं ना? जैसे कि हम यहाँ के छोटे से एक सांसद को जिताएं, ठीक है ना, फिर एक सांसद का पूरा अपने जगह से ग्रुप जीतते गया, फिर एक बड़ा सा बना ग्रुप, और उस ग्रुप से जो उसका हेड हुआ, जो लीडर हुआ, उसको क्या बना दिया गया? प्रधानमंत्री। वही पोस्ट यहाँ पे काम करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं आप लोग? एमएलए। जो बन जाता है उसका हेड मुख्यमंत्री। तो आप प्रत्यक्ष समझ आया? आपका जो चुनाव भी होता है, नगर निगम वाला, पंचायत वाला, तो ये सब जो बड़ा वाला होता है, छोटा जो पंचायत का जो सबसे नीचे जो ग्राम पंचायत का इलेक्शन वगैरह में होता है, वो प्रत्यक्ष प्रणाली के थ्रू होता है। मतलब आपस में वोट कर लेते हैं और उसमें से जो होते हैं उनको सामने ही वोट करके निकाल दिया जाता है। मतलब सीधा सा बात, आपके सामने जो वोटिंग हो गई, रिजल्ट आपके सामने निकल गया, आप दे रहे हैं, दिख रहा है कौन किसको दे रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव। और जो आपके सामने नहीं, आप वोट दे के हट गए हैं, उसका फिर से काउंट डाउन हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको क्या बोले? तो क्लियर हुआ? तो ये सारा चीज़ आपको हम बताएंगे कि कैसे इंडिया में स्टार्ट हुआ। आप लोग को बताएंगे कि पहले जो अंग्रेज़ थे, आप लोग को पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे, कल के क्लास में भी आप लोग देखे थे कि कैसे हम प्राचीन भारत से आप लोग को पूरा लेके आए थे अंग्रेज़ के टाइम में आधुनिक भारत के तक। 1773 का अधिनियम आप लोग को थोड़ा सा स्टार्ट किए थे, तो उसी के थ्रू इसको कैरी फॉरवर्ड आगे करते करते 1947 का जो लास्ट उसका अधिनियम आता है, किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो भारत में देश चला रही थी, उसके बाद के कानून को हम लोग संविधान का नाम दिए, और उस संविधान के थ्रू फिर हम सारे उसी सारे चीज़ों को उठा के लेके आए। बताएंगे कि कैसे कैसे ये सारा जो भी अधिकार है ना, या जो भी आर्टिकल्स है, वो कहाँ से किस तरह से आया है। अभी वो चीज़ की ज़रूरत है नहीं, अभी जो क्लास चल रहा है उसको कैरी ऑन करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? तो चुनाव कैसे होता है, यहाँ तक तो समझ आ गया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अभी तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं बताएं, ठीक है? अब राष्ट्रपति का चुनाव सुनिए कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल संक्रमण्य पद्धति के द्वारा होता है। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं राष्ट्रपति जी के लिए? एकल संक्रमण पद्धति। इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें इलेक्शन कैसे होता है, थोड़ा समझिएगा। देखिए, राष्ट्रपति का वोट हम लोग देते हैं क्या? नहीं ना। राष्ट्रपति को वोट वो लोग देते हैं जो कि हम लोग जिनको जिताए हैं, वो लोग देते हैं राष्ट्रपति के लिए वोट। तो राष्ट्रपति कोई 20-50 लोग तो खड़ा नहीं होते हैं, 4-6, मतलब एक बीजेपी वाला खड़ा किया अपना रिप्रेजेंटेटिव, एक कांग्रेस वाला खड़ा किया, ऐसे करके 3-4 पार्टी वाले लोग खड़ा करते हैं। तो उनका वोटिंग कैसे होता है थोड़ा समझिएगा, थोड़ा समझ लीजिए, बढ़िया से आप लोग को काम आएगी। जैसे कि मान लीजिए 4 आदमी हैं, A, B, C, D, 4 आदमी हो गए। अब मान लीजिए 10 आदमी वोट देने वाले हैं। कितने आदमी हैं? 10 आदमी। तो 10 आदमी जो है वो 4 आदमी यहाँ खड़े हैं ना, तो चारों को वो वोट देगा। थोड़ा आप लोगों को सुन के अटपटा लग रहा होगा, लेकिन वो जो एक आदमी है ये चारों को वोट देगा। लेकिन कैसे देगा? वो वरीयता के हिसाब से देगा। वो सबसे पहले किसको राष्ट्रपति देखना चाहता है, समझ रहे हैं ना? फिर दूसरा में किसको राष्ट्रपति देखना चाहता है, फिर तीसरा में किसको राष्ट्रपति देखना चाहता है, चौथा में किसको राष्ट्रपति देखना चाहता है। इस टाइप से वोट होता है। तो सबका अपना अपना चॉइस आएगा। जिस आदमी का मान लीजिए कि 3 ही आदमी मानते हैं, ठीक है, अभी ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूज नहीं करते। 3 आदमी खड़े हैं, मतलब 3 आदमी वोट देने वाले हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि 4 आदमी खड़े हैं, तो मान लीजिए 3 आदमी 1 2 3 4 एक ऐसे देके चला गया, फिर एक तो ऐसे देके गया 1 2 3 4, ठीक है, फिर एक तो ऐसे देके चला गया 3 2 1 4, इस टाइप देके चला गया। अब देखिए प्राथमिकता, देखिए एक वाला कितना है? एगो, एक वाला एगो, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे एक वाला एगो है। तो पहला प्राथमिकता के लिए सबके लिए, मतलब एक जो ए को भी एक ठो ही प्राथमिकता दिया है, बी को भी एक ही प्राथमिकता दिया है, सी को कोई प्राथमिकता दिया ही नहीं है फर्स्ट रैंक में, और डी वाले को एक ही व्यक्ति प्राथमिकता दिया है।
तो इसमें तो ये लड़ गया, किसी का मिसमैच, सबका तो मिसमैच हो गया। तो आप देखेंगे कि ये तो नहीं बनेगा कोई इसमें से। अब देखें दूसरा प्राथमिकता किसको पड़ा है, तो दूसरा देखिए सी वाले को 2 आदमी 2-2 ठो दिया है, मतलब सेकंड चॉइस अपना रखा है ना, तो अब राष्ट्रपति का दावेदार कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ आ रहा है? आगे बढ़े, यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत नहीं ना है। मतलब प्राथमिकता के हिसाब से राष्ट्रपति बनते हैं भारत में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब इसको आगे करते हैं। अब जब आप राष्ट्रपति बना लिए हैं तो राष्ट्रपति को हटाने का भी तो अधिकार होगा। तो राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार, उसको बोला जाता है महाभियोग। क्या बोला जाता है? महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है? किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 61 के तहत, 61वां अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार है। अब राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है थोड़ा समझिएगा। लोकसभा या राज्यसभा कोई भी इनके नाम पे बिल पास करेगा। बिल पास करेगा मतलब कि उसको राष्ट्रपति का काम पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसका चर्चा लोकसभा में होगा या फिर राज्यसभा में होगा। तो उसके लिए 1/3 लोग वहाँ पे साइन करेंगे कि हाँ हमको ये राष्ट्रपति नहीं चाहिए, इसमें कुछ त्रुटियाँ हैं। तो फिर यहाँ से ये फिर फॉरवर्ड होकर मान लीजिए राज्यसभा में ये बात उठा तो वो फिर कहाँ चला जाएगा, लोकसभा में। और जब यहाँ जैसे ही यहाँ से बात यहाँ जाएगा तो यहाँ तक हम ये तो ये लोग ये क्लियर कर दिया है कि हमको हटाना है। तो उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा। जैसे ही यहाँ से बिल पास हुआ ना तो राष्ट्रपति को बताया जाएगा 14 दिन पहले कि आपके लिए ऐसा ऐसा हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? अब जैसे ही यहाँ से यहाँ गया, लोकसभा के पास गया, और लोकसभा भी अगर इसको पारित कर दिया, समझ रहे हैं बात को, तब तुरंत राष्ट्रपति को बताया जाएगा कि आपको हटाने की तैयारी है। फिर 2/3 लोग, ये दोनों मिलके 2/3 इनका, 2/3 लोग इनको साइन करके और फिर हटाया जाएगा। लेकिन भारत में अभी तक ऐसा नौबत आया नहीं है। तो क्लियर हुआ कैसे इनका निर्वाचन होता है, कैसे इनको हटाया जाता है। हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि अभी लॉन्ग उसको सिर्फ स्पेशलिस्ट को स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ें। अब राष्ट्रपति को बहुत तरह के ताकत है, मतलब बहुत तरह के अधिकार है। जैसे एक अधिकार का नाम है आपातकाल। आपातकाल का मतलब समझते हैं क्या होता है, बताइए कोई? आपातकाल, आपातकाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमरजेंसी। देखिए ये अलग सा टॉपिक है लेकिन आपको यहीं थोड़ा सा समझा देते हैं आपातकाल होता क्या है। इमरजेंसी, इमरजेंसी कैसा इमरजेंसी? पहला तो ये ना क्वेश्चन होगा, इमरजेंसी कैसा इमरजेंसी? तो इमरजेंसी कहने का मतलब है कि जब भारत में कानून सही तरीके से नहीं चल रहा है, पूरा शासन डगमगा सा गया है, तो उसको चलाने के लिए कोई अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए? उसी अधिकार को क्या नाम दिया गया? आपातकाल। तो आपातकाल 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक का नाम है राष्ट्रीय आपात, ठीक है, एक का नाम क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। एक का नाम है राष्ट्रपति शासन, ठीक है, और एक का नाम है वित्तीय आपातकाल। क्या क्या लिखे हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति आपातकाल, और तीसरा वित्तीय आपातकाल। अब क्या क्या होता है समझ लीजिए। तो आर्टिकल 352 यानी 352, आर्टिकल 352 के तहत भारत में कौन सा लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है। और आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन भारत में लगता है, अब बताएंगे क्या है। और आर्टिकल 360 के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल लगता है। अब क्या क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब होता है उस समय का आपातकाल जब कोई बाहरी देश भारत में हमला कर रहा है, ठीक है, या फिर सैन्य तख्ता पलट हो गया। सेना जो है वो तख्ता पलट, सुनते हैं ना, जैसे म्यांमार वगैरह कंट्री में क्या होता है, तख्ता पलट हो जाता है। अभी पाकिस्तान में कुछ समय पहले हुआ था तख्ता पलट, मतलब कि जो शासन गवर्नमेंट चला रही है उसके शासन से वहाँ का डिफेंस खुश नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है ना वो तीनों सेनाओं का हेड होता है। इसको अधिकार है, ये तीनों सेनाओं का हेड होता है। अलग अलग स्थल सेना के लिए अलग हेड है, जल सेना के लिए अलग है, वायु सेना के लिए अलग है, लेकिन तीनों का कंबाइन किसके हाथ में पावर है? राष्ट्रपति के पावर है। आप देखेंगे 26 जनवरी को जो लाल किला में झंडा फहराया जाता है, जो परेड चलता है, तो किसको दिया जाता है? इन्हीं को, उनको सलामी दिया जाता है। मतलब राष्ट्रीय ध्वज के बाद किसको सलामी दिया जाता है? राष्ट्रपति का अभिवादन किया जाता है। समझ रहे? भाषण देते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन अभिवादन किसका किया जाता है? राष्ट्रपति का। जो बड़े बड़े अवार्ड होते हैं,
आप भारत रत्न का नाम सुने हैं? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये बड़े बड़े जो पुरस्कार होते हैं, खेल रत्न पुरस्कार होते हैं, वो देता कौन है? राष्ट्रपति देते हैं। क्लियर? वो सारा भी आपको बताएंगे। अब यहाँ आते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। तो अभी तक भारत में कितना बार आपातकाल लगा है? राष्ट्रीय आपातकाल पता है कि नहीं को? 3 बार लगा। कितना बार लगा है? अब 3 बार क्या क्या है सुन लीजिए। एक बार भारत पाक युद्ध हुआ था। सबसे पहले एक भारत चाइना युद्ध 1962 में एक युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच। तो भारत चाइना युद्ध के समय पहला आपातकाल यहाँ पे लगा था भारत में। अब देखो कोई दूसरा देश हमला कर रहा है हमारे ऊपर, तो हम देश को चलाएंगे कि पहले उसे लड़के उसको बचाएंगे? तो पहले अपना सरहद को ही तो बचाना पड़ेगा। तो यहाँ का शासन डगमगाएगा कि नहीं डगमगाएगा? तो पहला समय उस समय आपातकाल लगा। दूसरा 1971 में आपातकाल लगा। कब लगा? 1971 में, ऊपर लिख रहे हैं। एक पहला लगा 1962 में, एक लगा 1971 में। इसमें भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और इसी युद्ध के तहत बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बताएं कभी हिस्ट्री कैसे बांग्लादेश का उदय हुआ और क्या इसमें योगदान था भारत का, तो ये बाद में बताएंगे। ठीक है, तो ये जान लीजिए, एक 1962 हो गया, एक 1971 हो गया, और तीसरा होता है 1975 आंतरिक अशांति के द्वारा। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? आंतरिक अशांति के द्वारा ये तीसरा स्टार्ट हुआ आपको। ठीक है, क्या था? इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या हुआ था कि शासन डगमगा गई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी को एक टाइप की हिटलर थी, ये वर्ड बोलना नहीं चाहिए लेकिन हम यूज कर रहे हैं जनरली, हिटलर थी। वो अपने हिसाब से पूरा देश को, शासन को चलाती थी और चलाना पसंद करती थी। तो उसी के बीच ये है, बताएंगे कभी, ये पार्टी गिराया गया था, तो उसी समय ये इमरजेंसी वो अपने डर से लगा दी थी। ठीक है, तो अभी तक कितना बार आपातकाल लगा है? 3 बार। कब कब? 62, 71 और 75, ये 3 आपातकाल लगा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपातकाल फिर एक टाइम आया, उसको हटा दिया गया। जैसे कि ये दोनों 76 में दोनों खत्म हो गया। ठीक है, आगे इसे उसके पहले ये खत्म हो गया। तो जब सरकार नॉर्मल हो गई तो इस आपातकाल का क्या किया गया? हटा दिया गया। तो आपको राष्ट्रीय आपातकाल समझ आया कि नहीं आया? इसी के तहत आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। भारत में एक संविधान संशोधन सबसे बड़ा हुआ था भारत में। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा संविधान संशोधन था वो था 42। कब हुआ था पता है? 42वां संविधान संशोधन पता है कि नहीं को? क्या है नहीं है? ये बहुत बड़ा 1976 में हुआ था। ये बहुत बड़ा संविधान संशोधन है। इसको भारत का आप लघु संविधान कह सकते हैं। इसे बहुत सारा सुधार किया गया था, बहुत सारा। यही इसी समय, इसी कारण कहाँ गई? इंदिरा गांधी के कारण बहुत इसमें चेंजेस लाया गया था। इसलिए इतना ज़्यादा चेंजेस लाया गया कि इसको भारत का लघु संविधान कहा गया। बताएंगे क्या क्या था ये, जब संविधान आपको जब संशोधन बताएंगे ना, क्योंकि तब इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, छोटा छोटा चीज़ बताते हैं क्या हुआ था। अभी आप लोग को लोकसभा का कार्यकाल कितना बताएं हम? 5 साल। तो लोकसभा का कार्यकाल अभी भी 5 साल है और पहले ही 5 साल था। लेकिन जब इस समय तख्ता पलट की थी ना ये, तो लोकसभा का कार्यकाल 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 6 साल कर दी थी। ठीक है, फिर हम लोग का जो मौलिक अधिकार है उसमें भी थोड़ा चेंजेस किया गया था। हमारा विषय में चेंजेस किया गया था। जो सूची आप लोग सुने थे ना, समवर्ती सूची, राज सूची, संघ सूची, उसमें चेंजेस किया गया था। ठीक है, हम लोग की प्रस्तावना में चेंजेस किया गया था। बहुत सारे चेंजेस था, बताएंगे कभी। तो वही अपने हिसाब से ये पूरा अमेंडमेंट कर दी थी 1976 में। उसी को फिर बाद में फिर इसको चेंज किया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 को। ठीक है, तो ये है यहाँ तक का। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आते हैं राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है कि ये पूरे कहाँ लगता है? स्टेट में लगता है कि पूरे भारत में लगता है? पूरे के पूरे भारत में लगता है। युद्ध हो रहा है तो एक ही स्टेट में तो दिक्कत नहीं होगा, पूरे स्टेट में ना दिक्कत होगा। अब आते हैं राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। ठीक है, अब ये क्या है थोड़ा समझ लीजिए। राष्ट्रपति जो 356 है ये स्टेट में इमरजेंसी लगता है जब, अब देखिए राष्ट्रपति का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो स्टेट में कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल का कार्यकाल आपको बताए थे ना, उनका भी 5 साल का होता है, लेकिन उनको पंगु कहा गया। पंगु मीन्स का सारा विंग्स काट देता है। कौन मिलके? यहाँ लोकसभा वाला बैठा हुआ। मतलब कि इसका जो बेटा है वो इसका विंग्स काट के रखता है राज्यपाल का। राज्यपाल को हटाने उठाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। जैसे ही दादा को फुसला देता, दादा हटाओ, आदमी सही नहीं है, तो उसका 5 साल से पहले भी इसको हटा देता है, बिना कुछ संशोधन का, बिना किसी कानून का। तो वो तो उसको पंगु ही ना बोलेंगे, तो वही इसको पंगु बना के रखता है।
क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए, जैसे अभी आप देखेंगे करंट में, अभी किसकी गवर्नमेंट है इंडिया में? बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो आपको थोड़ा ध्यान है कि नहीं है? वो लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के राज्यपाल रहे हैं, 14 में जब इलेक्शन हुआ तो वह क्या किया कि जितने भी स्टेट में, अब मुख्यमंत्री तो बदल गया, राज्यपाल बदला का? नहीं बदला। जो राज्यपाल थे वही 5 साल उनको रहना था। तो अब वो क्या किया कि जैसे ही वो अपना स्टेट में मुख्यमंत्री रखा, सब राज्यपाल को चेंज कर दिया, क्योंकि केंद्र में पावर बीजेपी वाले का है। अब स्टेट में अगर विपक्ष का राज्यपाल बैठा रहेगा तो मुख्यमंत्री कोई बिल को पास करेगा तो हो सकता है उसमें रुकावट पैदा करे। तो इसलिए क्या किया, उसको राज्यपाल को चेंज कर दिया। भविष्य मान लो फिर कांग्रेस का आएगा तो फिर कांग्रेस वाला चेंज करेगा। ये प्रथा है, ये चलता रहता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो राज्य वाला क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। राज्य वाला जैसे कि झारखंड में अभी तक कितने बार आपातकाल लगा है? लगा है कि नहीं लगा है? हाँ, 3 बार लगा है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अभी तक 3 बार लगा। क्लियर है? वो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। जब कब लगता है राष्ट्रपति? जब सरकार गिर जाती है। गिर मतलब क्या, ऐसे कुर्सी से गिर जाती है? नहीं, सरकार अपना काम नहीं कर पाती है या फिर उसके जो मंत्रीगण होते हैं उनका इस्तीफा आ जाता है तो पार्टी खुद में खुद समाप्त हो जाती है। और उस जगह पे काम कौन करता है? राज्यपाल। जैसे बंगाल में अभी देखिए बहुत अभी भी हल्ला होता है कि मुख्यमंत्री को हटाओ, कभी बोलता है राज्यपाल को हटाओ, क्योंकि दोनों में बाउंडेशन बनता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टीएमसी की गवर्नमेंट है और वहाँ भाजपा का राज्यपाल बैठा हुआ है, तो कभी बनेगा दोनों का आपस में? तो इसीलिए बोलता है कि नहीं, ये यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट काम सही नहीं कर रही, हटाओ उसको, राज्यपाल को हटाओ। राज्यपाल हल्ला करता है कि नहीं नहीं ये काम सही नहीं कर रहा, इसको हटाओ। समझ रहे हैं बात को? तो यही है पॉलिटिक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो ये हर स्टेट में लगता है। तो सबसे पहले कहाँ पे लगा था? किसी स्टेट में लगा? और सबसे पहले पंजाब में लगा था। कहाँ लगा था? पंजाब में। और सबसे लंबा समय तक लगा था कहाँ पे? सबसे लंबा लगा था जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये कितने समय तक होता है? जैसे राष्ट्रपति शासन कितने समय तक होता है? नहीं, 6 महीना के लिए लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन को कितना समय के लिए लगाया जाता है? 6 महीना के लिए। 6 महीना में अगर इसका इलेक्शन वगैरह हो गया या सब कुछ नॉर्मल हो गया तो इसको हटाने का अधिकार है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के कहने से राज्यपाल इसको समाप्त कर देंगे। अगर अभी भी नियंत्रण नहीं है तो फिर इसको 6 महीना के लिए और बढ़ाया जाएगा। समझ गया ना? उसी टाइप के ये राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। क्लियर हुआ? अब आते हैं फाइनेंशियल, ये जो आपातकाल लगता है, वित्तीय आपातकाल, जब पैसा का दिक्कत होता है तब। तो आप लोग के लिए अच्छी बात यह है कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की नौबत नहीं आई है। आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। कोरोना पैंडेमिक के टाइम थोड़ा लगा था कि लगेगा, लेकिन ऊपर वाला कृपा से वो भी टल गया। तो राष्ट्रपति के लिए हम इतना ही बोल के स्टॉप कर देते हैं और आप लोग को नहीं बताएंगे। जब स्पेशली राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तब राष्ट्रपति बताएंगे कौन कौन राष्ट्रपति बने, नीलम संजीव रेड्डी, उनको कैसे निर्वाचित किया गया, कैसे उनको बनाया गया, या भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका कार्यकाल कैसे रहा, वो अपने कार्यकाल में क्या किए। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? जाकिर हुसैन, जिनका सबसे कम कार्यकाल था, वो कैसे काम किए। ये सारे चीज़ों को जब हम पढ़ाएंगे और इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स है वो आपको बता देंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़े लोकसभा की तरफ। चलिए अब लोकसभा की तरफ चल रहे हैं। यहाँ किन्हीं को उतारना है तो फटाफट उतार लीजिए आप लोग, या फोटो खींच लीजिए जल्दी से। या ये तो मिटा दिए हम, उतार लिए हैं? कोई एक आदमी कर लिए हैं? जल्दी से कीजिए, थोड़ा पोस्ट कीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़े हैं। अब देखिए आप लोग को लोकसभा स्टार्ट कर रहे हैं। अब लोकसभा कैसे काम करती है, लोकसभा में क्या क्या आर्टिकल्स होते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, देखिए आते हैं। आपको पहले बताया गया था कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। इसके बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 25 साल। अब इसमें कुछ कुछ आर्टिकल्स वगैरह को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको पता है सीट कितना है इसमें? 552। अभी इलेक्शन कितना में होता है? 543 में होता है। अब कैसे होता है, जिसको आपको पहले ही बताया था कि भारत की जनसंख्या के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया है। जिस समय संविधान बना था ना, उसमें कितने सीट पे इलेक्शन होते थे? 500। 500 के बाद उसको फिर
525 किया गया। कितना किया गया? 525 किया गया। और उसके बाद फिर करके कितना किया गया? 552। समझ आ रहा है ना? इसी टाइप से इसको बढ़ाया गया, यानी 550 प्लस 2। ठीक है, ये बताएंगे प्लस 2 हम क्यों लिखे हैं। तो इस टाइप से सीटों का बंटवारा किया गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है? या 31वां संविधान संशोधन लाया गया और इसके तहत इसके सीट को बढ़ा दिया गया, 552 कर दिया गया। ठीक है, अब क्या है थोड़ा समझिएगा यहाँ पे। अब इलेक्शन जो होगा कैसे होगा ये सुनिए। तो इलेक्शन तो आप लोग को यहीं पहले ही बता दिया, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं। अब इसमें बनता कैसे इस चीज़ को देखिए। अब मान लीजिए कि 543 सीट है, यह आपको अभी ये आपको समझने में ज़्यादा आराम लगेगा। कितना टोटल सीट है? 500 सीट है। तो अगर यहाँ पे किसी गवर्नमेंट को अपनी सरकार लानी तो उसको कितना सीट लाना होगा? कम से कम आधा प्लस 1। आधा प्लस 1 मतलब इसका कितना होगा? 250 और प्लस 1 251। 251 से अगर 500 में 251 सीट लाएगा तो उसका गवर्नमेंट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बस बन जाएगा। समझ आया ना? इसी के लिए खींचा तीर होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो उसी टाइप से अगर 543 सीट है तो उसके लिए कम से कम आपको कितना सीट चाहिए होगा? कोई बताइएगा? 272 सीट। अगर 272 सीट लेके आएगा तो उसका गवर्नमेंट बन जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, यानी 273, एक सीट तो और उसको चाहिए ना, 273। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब इसको आगे थोड़ा सा और समझाते हैं। देखिए, ये जो 543 है और अभी जो 552 सीट आपको बता रहे हैं उसमें क्या क्या है थोड़ा समझिएगा बढ़िया से। देखिए, अभी जो इलेक्शन है वो मतलब इलेक्शन एक ही होता है लेकिन सीटों का बंटवारा किया गया। तो पूरा भारत क्या चीज़ टूटा हुआ है? 2 टूट में टूटा हुआ है। क्या चीज़ में टूटा हुआ है? एक का नाम है राज्य और एक का है केंद्र शासित प्रदेश, है ना? केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसको जो उसके पूरा का पूरा, अभी कितना केंद्र शासित प्रदेश है भारत में? 8 है। और राज्य कितने हैं? तो उसी के हिसाब से सीट दिया गया है। तो ये 8 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश को टोटल जो इसकी सीट है कितना दिया गया है? 19 दिया गया। कितना दिया गया है? 19। और इसको जो दिया गया कितना दिया गया है? 524। 524 सीट का इलेक्शन किसके लिए है? और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 19 को ये सीट दिया गया। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 543 हो जाएगा। तो इसी टाइप से 543 सीटों पर इलेक्शन होता है। पहले 543 प्लस 2 था, जो उसको हम 550 प्लस 2 बोले, इसको हटा दिया गया। अब ये क्या है थोड़ा सा समझिएगा। अब ऐसा कभी हो सकता है कि नहीं कि मान लीजिए पार्टी, बड़ा पार्टी भी रहता है, छोटा पार्टी भी रहता है। तो कोई सुनते हैं ना कि दो वो सीट घट रहा है, उसको 2 सीट अगर मिल जाता है ना तो अपना गवर्नमेंट बना लेती। अब कोई पार्टी है, मान लीजिए एक सपोज एग्जांपल बात करते हैं एकदम छोटा टूटा फूटा में, मान लीजिए 100 सीट के लिए इलेक्शन हुआ तो आधा सीट कितना को लाना है? 51 लाना है। और 2-3 पार्टी खड़ी है, एक मान लीजिए आपकी बीजेपी खड़ी है, एक आपकी मान लीजिए कांग्रेस खड़ी है और एक मान लीजिए टीएमसी खड़ी है। 3 पार्टियां खड़ी है। ठीक है, अब मान लीजिए बीजेपी ले आया है आपका 49 सीट। ठीक है, 13 सीट ये ले आया। अब बचा कुछ सीट कौन ले आया? टीएमसी वाला ले आया। तो 100 का सीट का तो जीत गया। अब आप सोचो कि आईसीओ जोड़ते हैं ना, 9 3 12 और 62 यानी कि 38 सीट ये ले आया। ठीक है, अब देखो अगर इसको पार्टी बनाने के लिए कितना सीट चाहिए? 51 सीट चाहिए। और 51 सीट किसी एक आदमी के पास है? नहीं है। इसके पास मैक्सिमम किसके पास बढ़िया सीट है? तो बीजेपी अगर किसी के साथ भी सीट लेगी तो उसमें उसका भी तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन का मतलब कि शासन चलाने में जो और भी जो पार्टी को ऐड किया है उसको मंत्रालय देना होगा, उनके बातों को समझना होगा, उनके भी बातों को मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि वो अपना सीट दिया है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए 2 एंग्लो इंडियन को इंट्रोड्यूस कराया गया था। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है आंग्लीय भारतीय समुदाय के लोग, वैसे लोग जो कि ब्रिटेन के थे और भारत में आके शुरू से ही बस गए। तो 2 एंग्लो इंडियन का सीट यूज़ किया गया था। ठीक है, लेकिन अभी संविधान 104 संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया? ये 2 एंग्लो इंडियन का सीट को हटा दिया गया। यहाँ तक कहानी समझ आ रहा है आप लोग को? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो सीटों का बंटवारा आपको समझ आया। अब कुछ आर्टिकल्स पे बात करते हैं। क्लियर? आप देखिए, अभी जो वर्तमान में है वो चीज़ को आपको बताते हैं।
अभी कितने सीट हैं? 543 सीट है। अब आपको पता है कि हर जगह आरक्षण है कि नहीं आरक्षण? तो इसी टाइप से संसद भवन में भी आरक्षण है, ठीक है। इसमें क्या आरक्षण है जरा समझिएगा। इसमें जो आरक्षण है, इसमें सीटों का आरक्षण है। इसमें एससी के लिए भी सीट रिजर्व है और एसटी के लिए भी सीट रिजर्व है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में बात कर रहे हैं, इसको जो सीट का बंटवारा करता है उसको बोलते हैं परिसीमन आयोग। उसके लिए जो आयोग बना है उसका क्या नाम दिया गया है? परिसीमन आयोग। तो अभी चौथा मतलब रह के भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना, तो रह के उसमें सुधार करेगा कि नहीं? तो अभी स्वतंत्र भारत से अभी तक ये चौथा बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। और अभी करंट के हिसाब से एसटी लोगों को 47 सीट दिया गया, मतलब 543 सीट में एसटी जो एसटी हैं, एसटी कास्ट के हैं, एसटी वाला ही खड़ा होगा, समझ रहे हैं ना। और 84 जो है वो कौन होंगे? एससी वाले होंगे। भारत में सबसे ज़्यादा एससी है कि एसटी है? हाँ, एससी है, अनुसूचित जाति है, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति उनसे कम है। क्लियर है? हमारे पूरे भारत की आबादी का 16% के आसपास एससी है, ठीक है। और 2% के आसपास क्या है? सॉरी 2% बोलते हैं, 8% के आसपास क्या है? तो ज़्यादा कौन है? ये है। तो उसी के लिए सीट भी ज़्यादा, लगभग डबल सीट है कि नहीं है? तो 84 सीट किसके लिए है? और एसटी के लिए? तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 131 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इससे अगर आप घटा के निकालिएगा तो कितना मिल जाएगा? 412 सीट किसके लिए है? बोलिए सर, जनरल के लिए है ना? जनरल के लिए। तो ये सीटों का बंटवारा समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है सीटों का बंटवारा में? अब इसके लिए कुछ आर्टिकल्स आपको जानना होगा। अब आर्टिकल से बात करें, चलिए यहाँ तक दिक्कत किसी को? अब आगे आते हैं। थोड़ा आप ना रफली हल्का हल्का पेन खींचना होगा खींच लीजिएगा, नहीं तो फिर उसको हम आप लोग नोट्स लिखिएगा, हम आप लोग को नोट्स दे देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको चलाने के लिए भी तो कोई सिस्टम होगा। तो लोकसभा को चलाने के लिए लोकसभा के एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। नाम सुने होंगे, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष बनता कैसे? अभी वर्तमान में कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? श्री ओम बिरला। तो ओम बिरला कैसे बने अध्यक्ष? पहला तो क्वेश्चन ये आना चाहिए ना। तो सब उससे पहले क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर आप पहले ही बता दिए, भारत में संविधान को लेकर या भारत में कोई भी काम होगा उसके लिए आर्टिकल्स है संविधान से रिलेटेड। तो जो भारत में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो निर्माण होता है वो होता है आर्टिकल, कोई बोलिएगा, बोलिए, 93 के द्वारा। आर्टिकल 93 के द्वारा भारत में क्या होंगे? लोकसभा के एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है, ठीक है। 93 के तहत अभी बनते कैसे हैं ये भी तो बात है। देखिए, आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें से एक किसी को लीडर बना दिए, तो उसके लिए क्या वोट देना पड़ेगा क्या? उसको इसी तरह खड़ा कर देंगे ना, क्योंकि हम लोग का बात सुन के और दूसरे तक पहुंचाएगा। मतलब मीन्स समझिएगा बात। राष्ट्रपति अपने काम के लिए किसको बनाया? मंत्रिमंडल को बनाया। मंत्रिमंडल का हेड किसको बना दिया? प्रधानमंत्री को बना दिया। तो मंत्रिमंडल, अब प्रधानमंत्री का तो उतना फुर्सत नहीं है कि एक एक आदमी का बात सुनेगा। तो उस मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल ही तो है क्या? लोकसभा। और लोकसभा के अंदर एक मॉनिटर बना दिया, इसका नाम क्या दे दिया? लोकसभा अध्यक्ष। वही लोकसभा अध्यक्ष को कोई बात बताया, लोकसभा अध्यक्ष कहाँ भेज दिया? प्रधानमंत्री जी के पास। और प्रधानमंत्री जी भी यहीं रहते हैं। प्रधानमंत्री जी नहीं रहते, प्रधानमंत्री जी के पास बात भेजा। अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री जी भी बैठे हुए हैं तो ये बात कहाँ चलेगा? फाइनली कहाँ जाना है इस बात को? राष्ट्रपति के पास। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? यहाँ तक बात को समझ आया? अब बात करने वाले थे हम लोग आर्टिकल्स का, है ना। 4 आर्टिकल्स आप लोग को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। 330, 331, 332 और 333। अब देखिए क्या है, थोड़ा बढ़िया से देखिए, आपको याद हो जाएगा। 330 बराबर 332। जो 330 में जो बात को लिखा है वही बात 332 में लिखा हुआ है। जो बात 331 में वही बात 333 में। क्या है जरा बात को समझिएगा। आर्टिकल्स 330 के तहत यही लोकसभा में जो सीटों का आवंटन किया गया है ना, एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, जनरल के लिए अलग, जो सीट दिया गया ना एससी एसटी को, वो आर्टिकल 330 के तहत ही दिया गया। क्लियर है? और यही सीट
अगर आप विधानसभा में आ जाइएगा, ठीक है, तो वो कहाँ चला जाएगा, 332 के तहत। क्लियर है, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। तो 330 किसके लिए आ जाएगा, लोकसभा के लिए, और 332 किसके लिए आ जाएगा, विधानसभा के लिए। यहाँ तक दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। 331 जो है उसके तहत 2 को एंग्लो इंडियन का चर्चा किया गया है। अब ये डिलीट हो गया, किसके तहत, 104 संविधान संशोधन के तहत। लेकिन इसको जगह दिया गया था पहले ना, तो जानकारी तो होना जरूरी है। तो ये 2 ठो एंग्लो इंडियन 331 के तहत, कहाँ, तो लोकसभा में एक ही साथ है ना, 2 ठो ऊपर का लोकसभा, 2 ठो नीचे का विधानसभा। आप देखिए 333 के तहत 1 सीट का आवंटन किया गया, कहाँ, एंग्लो इंडियन के लिए, विधानसभा में। तो ये 4 आर्टिकल्स आपका यहाँ क्लियर हुआ। ऐसे ही तो पढ़ना है, समझ रहे हैं बात को, ऐसे ही तो पढ़ना है। अब विघटन कैसे होता है लोकसभा का कार्यकाल, तो जब लोकसभा अपना सही से काम नहीं कर पाए या 2-3 पार्टी मिलकर गवर्नमेंट को चला रही है, तो क्या तू मैं होगा ही। वो बोलेगा हम फलना काम करेंगे, बोलेगा हम काम करेंगे। अब दोनों का जब नहीं होगा तो अपना पार्टी को क्या करेगा, वो इस्तीफा दिला देगा। तो क्या पूरा का पूरा क्या होगा, पार्टी गिर जाएगा। यहाँ तक समझ आया। अब लोकसभा के 1-2 और अनुच्छेद चढ़ते हैं और लोकसभा को फिर पार करते हैं। फिर जब लोकसभा के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, फिर लोकसभा का डिटेल को और बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए अब 1-2 और आर्टिकल्स बोले ना, 1-2 और आर्टिकल्स आप समझ लीजिए। लोकसभा में आपको पहले ही पहले बता देते हैं राज्यसभा, उसके बाद ये जो चीज़ बताना चाह रहे हैं उसको लोकसभा में एक ही साथ बता देंगे। अभी आगे इसका आर्टिकल्स और जान लेते हैं। जो इसको अभी इतना ही रहने, लोकसभा के लिए रहने देते हैं। अब राज्यसभा की तरफ आते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा फिर डीपली जाने में फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं राज्यसभा की तरफ। टाइम कितना हो रहा है, 8:05 हो गया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा की तरफ आते हैं। तो राज्यसभा में टोटल कितने सीट है, 200। इलेक्शन कितना में होता है, 245 में होता है। ठीक बोल रहे हैं, 245 में होता है। तो अब जैसे 2 ठो यहाँ सीट है एंग्लो इंडियन के लिए, उसी टाइप से यहाँ पे 12 ठो सीट रिजर्व है। समझें, किसके लिए 12 ठो सीट किसके लिए रिजर्व है, कोई बताइएगा। 12 ठो सीट राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वैसे व्यक्ति के लिए जो कि भारत के लिए कुछ अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम का मीन्स आतंकवादी, क्या, जो देश का नाम गौरव बढ़ाने वाला काम किए हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स में, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे कि सिंगिंग में, जैसे कि पत्रकारिता में, जैसे कि और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, आपको उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो अच्छे काम किए हैं उसको डायरेक्ट राज्यसभा में मनोनीत कर दिया जाता है। आप जाइए राज्यसभा के लिए, आप नॉमिनेट हो रहे हैं, आपको 6 साल का आपको कार्यकाल दिया जा रहा है। आप देखिए, आप अपना योगदान दीजिए। जैसे सचिन तेंदुलकर क्या है, राज्यसभा के है ना सदस्य। अभी करंट में किसको भेजा गया, PT उषा को भेजा गया, समझ गया ना। तो इसी टाइप से 12 लोग को मनोनीत किया जाता है। बाकी जो 233 लोगों का होता है ना, उसका भी इलेक्शन होता है। तो आपको लोकसभा का इलेक्शन तो बता दिए, राष्ट्रपति का भी इलेक्शन बता दिए। अब थोड़ा किसका आपका इलेक्शन रह गया, राज्यसभा का इलेक्शन रह गया। तो राज्यसभा का इलेक्शन क्या है, थोड़ा सा समझ लिए शॉर्ट में। राज्यसभा के इलेक्शन में क्या होता है ना, जो लोकसभा से जीते हुए व्यक्ति है, जो निर्वाचित, या 543 जो लोग देख रहे हैं ना, वही लोग यहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं स्टेट से, उसको वोट कौन देता है, यही 543 लोग देते हैं। और उससे जो जीत के आता है उसी को राज्यसभा में भेजा जाता है। बस इतना ही समझिए, और इसका डीप बाद में आपको बताएंगे। यहाँ तक समझ आया। मतलब कि यहाँ जो व्यक्ति आते हैं, कहाँ से आते हैं, लोकसभा से नहीं आते, लोकसभा द्वारा चुनाया जाता है। वो लोकसभा के मेंबर नहीं होते हैं, वो राज्यसभा के ही मेंबर होते हैं, लेकिन उसको चुनने का अधिकार किसको है, लोकसभा को। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, 6 साल का। ये अस्थायी है क्या, अस्थायी है, अस्थायी है। क्यों, क्योंकि इसको कभी विघटित नहीं किया था, कभी राज्यसभा को विघटित होते हुए नहीं सुनेंगे। कारण इसका क्या है कि हर 2 साल में जितना भी सीट है उसका 1/3 लोग ऑटोमेटिक रिटायर कर जाते हैं। 2 साल में 1/3 लोग रिटायर कर जाते हैं। कहने का मतलब 9 लोग हैं। 9 लोग का 1/3 मतलब कितना हो गया, 3 लोग। मतलब हर 2 साल में 3 लोग चले जाते हैं। तो 6 लोग हैं, 3 लोग फिर आ गए नए, तो 9 लोग फिर बन गए। तो इसी तरह से ये चलता रहता है सर्कल। इसी कारण ये क्या होता है, कभी विघटित नहीं होता है। अब 2 और आर्टिकल्स बोलते हैं, आप लोग का छुट्टी कर देते हैं। एक आर्टिकल्स है, ये दोनों का जब मिलन होता है, मतलब संयुक्त अधिवेशन,
संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या होता है? दोनों का साथ में मीटिंग होना। वो किसके तहत होता है? 108 के तहत। आर्टिकल 108 के तहत क्या है? संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन किसके तहत है? 108 के तहत। ठीक है, और एक और ही बता देते हैं, एक आर्टिकल 100 है। आर्टिकल 100 में क्या है? इसी के तहत जो लोकसभा में जो इलेक्शन होता है ना, इसी के तहत होता है, जो चुनाव होता है ना, और निर्णायक मत देने का अधिकार होता है लोकसभा के अध्यक्ष को। किसको होता है? लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार आर्टिकल 100 के 1 के तहत होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और एक चीज़ और, जो ये सीटों का है ना, तो 84वां संविधान संशोधन के तहत सीट जो है, जो अभी लोकसभा का जो आप सीट देख रहे हैं ना 543, इसमें SC और ST का सीट, और टोटल जो सीट है इसको 2026 तक के लिए 2026 तक के लिए फिक्स कर दिया। मतलब अभी 2026 तक जो सीट है ना वही रहेगा, अभी चेंज है, इसको नहीं किया जा सकता। 2026 के बाद इसमें अमेंडमेंट होगा, और इसमें 1971 में जो जनसंख्या था ना उसी के हिसाब से इसको रखा गया। तो अभी सोच लिए पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, तो जैसे ही इसको करेगा तो ये पूरा का पूरा सीट को क्या कर लेगा, फिर से कवर कर लेगा। तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को बता दिया गया। ठीक है।